गौर किए होंगे कि मैं ऑप्शनल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और फिलहाल मैं छत पे, और देखिए इधर बच्चा पार्टी लोग खेल रहे हैं। उधर अंकित है और इधर अर्चना है। ट्यूशन अर्चना, टाइम हो गया आपका 3:15। मतलब नहीं पता आपको 3:15 क्या होता है? अर्चना का ट्यूशन का टाइम हो गया है और मैं ब्लॉग आज लेट से स्टार्ट की हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो नहीं हो रहा था रिकॉर्ड, तो इसी वजह से आज लेट से ब्लॉगिंग स्टार्ट की। मैं अभी टेबल पे आ चुकी हूँ और मेरा सुबह का मैं बता दूँ कि सुबह मेरा एक इथिक्स का क्लास कंप्लीट हो चुका है और एक हिंदी ऑप्शनल का, मतलब 4 घंटे का क्लास कंप्लीट हो चुका है। और फिर से मैं हिंदी ऑप्शनल का ही क्लास करने जा रही हूँ। एक्चुअली पता है, आप लोग हमेशा गौर किए होंगे कि मैं ऑप्शनल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, बिकॉज ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको नीचे गिरा भी सकता है और ऊपर उठा भी सकता है। मेरे ही डिस्ट्रिक्ट के एक भैया हैं जो अबर में IAS बने हैं, उनका आप वीडियो देखिएगा। मणिकांत सर के स्टूडेंट थे जिनसे मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, वही मणिकांत सर के वो स्टूडेंट थे और वो अभी IAS है 100 कुछ रैंक आया है, शायद हंटरगंज के या पता नहीं कहाँ के, उतना मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो वो बता रहे थे कि ऑप्शनल अगर उनका नहीं रहता, अगर ऑप्शनल उनका अच्छा नहीं जाता तो शायद वो उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। तो मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि ऑप्शनल पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑप्शनल और एसे राइटिंग एंड इथिक्स ये 3 एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग मार्क्स मतलब हाई स्कोर करता है। तो हो सके तो ऑप्शनल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर जिसको भी 2024-2025 में एग्ज़ाम देना है वो ऑप्शनल पे विशेष ध्यान दें। तो अभी मैं क्लास करूँगी हिंदी ऑप्शनल का, तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए यहाँ मेरा हिंदी ऑप्शनल का एक और क्लास कंप्लीट होता है और अभी मैं फ़िलहाल पढ़ रही थी कृष्ण काव्य धारा के बारे में। तो कृष्ण काव्य धारा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कृष्ण काव्य धारा भक्ति काल में जितने भी काव्य धाराएं हैं उसमें से कृष्ण काव्य धारा एक ऐसे काव्य धारा है जिसमें समाज को अधिक जोड़ के देखा गया है और नारी को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो फिलहाल मैं यही पढ़ रही थी, लेकिन मैं आज जो सब्जेक्ट पढ़ रही थी उसके बारे में आप लोगों को अधिक नहीं बताऊंगी। आज मैं कुछ आप लोगों को जो नॉर्मल इंसान हमेशा यूज करता है बट उन्हें पता नहीं होता है कि आखिरकार है ये क्या। जैसे मैं अक्सर लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि सतत विकास परियोजना आया है, सतत विकास परियोजना है, यहाँ सतत विकास हो रहा है। लेकिन आप लोग कभी सोचें कि आखिरकार सतत विकास होता क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ कि सतत विकास आखिरकार है क्या। तो सतत विकास उसे कहा जाता है जब हम किसी भी क्षेत्र में विकास करते हैं। सपोज हम कोयले का खनन कर रहे हैं, तो उस कोयले का खनन इस प्रकार किया जाए कि हम जो वर्तमान पीढ़ी है वो भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें और जो आने वाला फ्यूचर पीढ़ी है, फ्यूचर जनरेशन है, वो भी उनके लिए भी बचा कर रखें। मतलब एक ऐसा विकास होना चाहिए जो वर्तमान को भी अच्छे से सेटल करे और भविष्य को, आने वाले भविष्य को बचा कर रखे अच्छे तरीके से, भविष्य के लोग यूज कर सके। हम लोग बोलते हैं ना कि ये सब सारा पीढ़ियों का देन है, हम पीढ़ियों की वजह से कुछ, ऐसा नहीं है। ये पीढ़ियों का देन नहीं है, हमारे ऊपर पीढ़ियों का उपकार तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आने वाले भविष्य का उपकार है। भविष्य में जो आने वाले पीढ़ी होंगे उनका उपकार है, क्योंकि यदि हम उनका जो हक का होता है कुछ भी, या कोयला, पर्यावरण, कुछ भी हो, अगर उनके हक का हम लेते हैं तो उनका उपकार मेरे ऊपर हुआ ना, तो आने वाला भविष्य का भी, पीढ़ी का भी हमारे ऊपर उपकार है। तो प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं सतत विकास इसलिए बताएं क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही थी कि कोई भी चीज का इस तरीके से यूज करें ना कि भविष्य के लिए बचा कर रखा जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि ये सतत विकास क्या है। तो फिलहाल कितने 5, 5:15 तो बज चुके हैं, तो फिलहाल अभी मैं चलूंगी थोड़ा सा छत पे।
मैं अभी छत पे आ चुकी हूँ और पता है मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या है। जब मैं मतलब एक्चुअली हमेशा गौर की हूँ, अगर ज़रा सा भी कभी मूवी देख लेती हूँ ना तो पता नहीं उस समय तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन बाद में ना पागल जैसा लगने लगता है। सच बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है। कोई भी मूवी हो, ऐसा नहीं कि मर्डर वाला मूवी हो, भूत वाला मूवी, ऐसा नहीं, कोई भी मूवी मैं देख लूँ, पता नहीं क्यों देखने टाइम तो देख लूँगी, लेकिन एक्चुअली कल देखी थी इसी वजह से जो फील हो रहा है वो बता रही। तो मेरे साथ क्या होता है ना, अगर ज़रा सा भी मूवी देख लेती हूँ ना, वो कितना 30-35 मिनट का था, बस छोटा सा सीरीज़ था, बस थोड़ा सा देखी, पता नहीं क्या हुआ, एकदम मतलब डिप्रेशन जैसा लगने लगता है ना कि डिप्रेशन में चली गई हूँ, या फिर ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत बड़ा गलती कर रही हूँ मूवी देख के। क्योंकि मेरे दिमाग में ना मतलब सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है कि तुम अगर मूवी देखोगी या सीरियल वगैरह, लड़कियों का अक्सर ये प्रॉब्लम होता है सीरियल का, बट मेरे साथ पहले था, अब नहीं है। तो ये सब मेरे दिमाग में बैठ चुका, अगर मैं ये सब में टाइम वेस्ट करूँगी तो फिर शायद फ्यूचर में प्रॉब्लम हो। इसी वजह से अगर मैं ज़रा सा भी देखती हूँ ना, कोई भी मतलब अनयूजेस जो यूज ना हो मेरी लाइफ में, या फिर मेरे यूपीएससी प्रिपरेशन में, पता नहीं क्या होता है, बाद में मुझे बहुत अजीब लगने लगता है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर सीरियस स्टूडेंट हैं तो उनके साथ भी ऐसा होता होगा। तो फिलहाल मैं चलूँगी अब नीचे, 5:30 बजे से क्लास है, बट अभी तो 5-5:15 बजे, 15 मिनट तक मैं थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करूँगी, योगा वोगा करूँगी, क्योंकि थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो फाइनली आज का मेरा वर्कआउट एक्सरसाइज जो भी बोलिए कंप्लीट हो चुका है। मैं आधे घंटे 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ, क्योंकि कल से आधा घंटा दूंगी, आज 15 मिनट दी हूँ। एक्चुअली मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगता है ना, तो मैं योगा वगैरह करना स्टार्ट कर देती हूँ, या एक्सरसाइज वगैरह। तो फिलहाल एक्सरसाइज कर रही थी, योगा इस टाइम तो नहीं की हूँ। तो अभी मैं फेस वगैरह धोऊंगी, पसीना पसीना लग रहा होगा, फेस वगैरह धोऊंगी, और अब क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। क्लास स्टार्ट हो चुका है, उसको फास्ट करके देखना पड़ेगा। और अब मैं चलूँगी क्लास में। तो सबसे पहले धोती हूँ मुँह, फेस, मतलब टेबल पे आ चुकी हूँ, बट टेबल पे आने के बाद पता चला कि आज मेरा इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं है। तो मैं इकोनॉमिक्स का 11th क्लास का NCERT पार्ट 1 ही निकाल ली। देख सकते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। देख सकते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में जानेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब मैं आपको एक थोड़ा पढ़ी हूँ मैं, तो आपको बता देती हूँ। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं था तो उसके पहले भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी, उसका क्या कंडीशन था। तो आपको पता है कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले अंग्रेज़ों का शासन था। तो आप अगर देखा जाए तो उनका शासन करने का कोई उद्देश्य नहीं था। वो शासन तभी तक किए जब तक उनको प्रॉफिट हो रहा था। वो अपना आर्थिक रूप से भारत को चूसना चाहते थे। इसीलिए कहा जाता था ना, भारत सोने का चिड़िया है। सच में भारत सोने का चिड़िया था, बट अंग्रेजों ने उस चिड़िया को लूट के लेके चले गए। तो इसी के बारे में बताया गया कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या क्या अर्थव्यवस्था थी, क्या क्या नीति अपनाई जाती थी ज़मीन को लेकर, जैसे रैयत वाली, हिंदी में हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, रैयत वाड़ी वगैरह। तो ये सब नहीं बताया गया, बट यही सबसे संबंधित कुछ कुछ बताया गया। तो फिलहाल मैं यही पढ़ रही थी, और अभी तो हो चुके हैं रात, देख सकते हैं 8:20। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और